हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें हमारी जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसके पहले वाले जो पार्ट्स थे उसमें हम लोगों ने देखा कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, मनी का मतलब क्या होता है एंड मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप सो कि इसके पहले वाले जो वीडियोस है वो आप लोग देख चुके हो। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हमारी जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है इसका पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कमर्शियल बैंक हमने पढ़ा था उसी का थोड़ा सा विविध से एक एक्सटेंडेड वर्जन है सेंट्रल बैंक, एंड ऑल्सो सेंट्रल बैंक के पास में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों है और सेंट्रल बैंक जो है वो उसे हम सुप्रीम क्यों मान रहे हैं इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री, इन सारी चीजों को जो है हम लोग अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है वो एक अपेक्स बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है और डायरेक्ट करती है एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को एक कंट्री के। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम बोले कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें सेंट्रल बैंक के बिना या सेंट्रल बैंक की परमिशन के बिना एक पत्ता भी जो है ना वो इधर से उधर नहीं हो सकता है। ठीक है, हर एक चीज जो है वो सेंट्रल बैंक को पता होगी एंड सेंट्रल बैंक की परमिशन से ही जो है सारी चीजें होंगी। ऑल राइट, so it is known as apex or supreme body as it occupies the topmost position in the monetary and banking system of the country। ठीक है, ये apex का मतलब क्या होता है, सुप्रीम। ओके, सो सेंट्रल बैंक जो है उसे हम एक apex या फिर सुप्रीम बॉडी क्यों कहते हैं, because it occupies the topmost position in the monetary and banking system of the country. So all the financially developed countries have their own central bank. India's central bank is Reserve Bank of India. RBI was established in April 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए, इन दी फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज वगैरह कभी पूछा जा भी सकता है कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई थी। सो इट वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 और कौन से एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, उसके अंडर जो है आरबीआई स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, सो आरबीआई दैट इज इंडिया के लिए जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई। हर एक जो कंट्री होती है उसकी सेंट्रल बैंक डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक इज आरबीआई एंड वो जो है क्या काम है आरबीआई का, तो ये जो है कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है और डायरेक्ट करती है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम है एक इकोनॉमी का या हमारी जो कंट्री है उसका। ठीक है, नाउ सेंट्रल बैंक है तो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती होगी, है ना। अब ऐसे ही जनरलाइज तो हमने बोल दिया कि रेगुलेट करना, ऑपरेट करना, डायरेक्ट करना, लेकिन प्रॉपर जो है हमारे पास में क्या होने चाहिए, प्रॉपर जो है फंक्शंस हमारे पास में स्टेटेड होने चाहिए, जिससे कि हम लोग प्रॉपरली बता सकें कि सेंट्रल बैंक एक्चुअली में क्या करती है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये कुछ फंक्शंस हैं, स्टार्टिंग विद करेंसी अथॉरिटी, देन बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, सो दीज आर वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड वन बाय वन हम इन सारे फंक्शंस को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग विद करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी दैट मींस सेंट्रल बैंक के पास में अथॉरिटी है कि वो करेंसी को जो है इशू कर सकती है। ठीक है, क्या आपके पास वो अथॉरिटी कि आप जितना चाहे उतना मनी प्रिंट कर सकते हैं, क्या ऐसा है? नहीं है, हमारे पास में जो है अथॉरिटी नहीं होती है। अथॉरिटी किसके पास में होती है? सेंट्रल बैंक के पास में। जो कमर्शियल बैंक्स हैं क्या उनके पास में अथॉरिटी है आपकी जो है करेंसी को इशू करने की? नहीं, हमने पूरा कमर्शियल बैंक पढ़ा, उसके सारे फंक्शंस पढ़े, कहीं पर भी हमने पढ़ा कि जो कमर्शियल बैंक है वो करेंसी इशू कर सकती है, ये हमने नहीं पढ़ा। हमने क्रेडिट क्रिएशन जरूर पढ़ा है, तो क्रेडिट क्रिएशन इज व्हाट?
कि उन्हीं के पास में जो डिपॉजिट आता है उसी से वो और जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो खुद कुछ इशू कर रहे हैं। ऑल राइट, सो क्रेडिट क्रिएशन हम लोगों ने देखा है कि ये कमर्शियल बैंक का काम है, लेकिन करेंसी को इशू करना इज नॉट कमर्शियल बैंक का काम। ये किसका काम है? सेंट्रल बैंक का काम है। अब क्या सारे नोट्स एंड कॉइन्स जो हैं वो क्या आपकी जो सेंट्रल बैंक है वो इशू करती है, या यहाँ पर और भी कोई अथॉरिटी है? तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखें। So central bank has the sole authority of issue of currency in the country. In India, Reserve Bank of India has the sole right of issuing paper currency notes. ठीक है, क्या बोला हमने? पेपर करेंसी नोट्स, मतलब कि जो हम लोगों के पास में नोट्स होते हैं, वो जो कॉइन्स है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ पेपर, ठीक है। तो जो आपके कॉइन्स हैं वो इसका पार्ट नहीं है। दैट मीन्स जो कॉइन्स हैं वो आरबीआई इशू नहीं करती है। तो फिर कौन इशू करता है जो कॉइन्स होते हैं उन्हें? सो एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन व्हिच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो कॉइन्स होते हैं दैट आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और अगर 1 रुपी नोट इशू किया गया है तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो कि इसे इशू करती है, ठीक है। So the 1 rupee note bears the signature of finance secretary, while other currency notes bear the signature of governor RBI, ठीक है। तो अगर कोई 1 रुपी नोट अगर आपके पास में हो कहीं पर पुराना रखा हुआ, तो उसमें यू कैन सी कि जो सिग्नेचर होगा दैट वुड बी ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी, जो भी उस टाइम पर होंगे जब वो इशू किया गया है। एंड बाकी के जितने भी नोट्स होते हैं, अगर आप लोगों ने आज तक नहीं देखा है तो किसी भी पर्टिकुलर जो है करेंसी नोट को खोलकर देखना, उसमें आपको क्लियरली जो सिग्नेचर दिखेगा ना, उसे आप फिर गूगल कर लेना, जो आपके प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के, उनके साइंस निकाल लेना, उनके जो विवुत से जो सिग्नेचर है उसे निकाल लेना और चेक कर लेना, दैट वुड बी सेम, ठीक है। तो जो आपके जो हमारे करेंसी नोट्स पर सिग्नेचर होते हैं दैट इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई, एंड बाकी अगर 1 रुपी नोट है तो उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के जो है सिग्नेचर्स होते हैं। ऑल राइट, सो कॉइन्स कौन इशू करता है? कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी। देखो यहाँ पर जो है ना बार बार एक टर्म आया सोल अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स ये जो अथॉरिटी है ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास में है और किसी के पास में नहीं है। कि कोई भी पर्टिकुलर बैंक, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, किसी के पास में जो है ये अथॉरिटी नहीं है। इट इज सोलली, दिस अथॉरिटी इज सोलली विद द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसलिए हमने सोल अथॉरिटी इतनी बार वहां पर एम्फसाइज डाला है। नाउ क्या एडवांटेजेस है सोल अथॉरिटी के? सोल अथॉरिटी अगर है दैट मीन सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी आरबीआई के पास में है, तो इसके पीछे के क्या एडवांटेजेस हैं? सो इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। देखो आरबीआई जो है ना वो बहुत ही जो है ना कैलकुलेटेड मैनर में चलती है। वो इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई हो रहा है उस चीज को चेक करेगी। अगर उन्हें लग रहा है कि मनी सप्लाई कम है, अगर उन्हें लग रहा है कि इकोनॉमी में जो है मनी और जाना चाहिए, तो वो और क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। अदरवाइज प्रिंटिंग जो है वो कम की जाएगी। तो प्रॉपर क्या है? प्रॉपर जो है यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है नोट सर्कुलेशन में। अब मान लो एक अथॉरिटी के अलावा वी हैव सेवरल अथॉरिटीज जिनके पास में जो है, या सेवरल इंस्टीट्यूट्स जिनके पास में ये अथॉरिटी हो, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सिंपल सी चीज है, ये होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने कितना इशू कर दिया है। यहाँ पर जो है वी वुड से कि जो एक जो पागल बनाने वाली चीजें हैं वो ज्यादा हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं रहेगी, राइट। अगर किसी एक से पूछा जाएगा वो बोल देगा हमें क्या पता, उसने किया होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज होगी। तो ऐसे में जो एक पब्लिक का ट्रस्ट है वो नहीं बन सकता है, ठीक है, जो हमारी पूरी मॉनेटरी सिस्टम है उस पर। तो इसी चीज के लिए वी हैव अ सिंगल अथॉरिटी विथ आरबीआई जो कि करेंसी को इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है नोट सर्कुलेशन में। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विथ पब्लिक इज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। ये जो है सेंट्रल बैंक को पावर देती है कि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि जो करेंसी विद पब्लिक है वो मनी सप्लाई का पार्ट होती है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब हम इसका जो एक फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई उसे पढ़ेंगे तब, ठीक है, कि कैसे जो है सेंट्रल बैंक ये जो मनी सप्लाई है
उसे पूरा जो है प्रॉपर मैनर में चलाती है, ठीक है। तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसको इसको जो समझने का काम है वो हम थोड़ा सा आगे करेंगे जब हम कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई जो पर्टिकुलर हमारे पास में क्या है एक फंक्शन है उसे पढ़ेंगे तब, ठीक है। Then it enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes, ठीक है। ये जो है ये गवर्नमेंट को अनेबल करती है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास में सुपरविजन हो सकता है और कंट्रोल हो सकता है सेंट्रल बैंक के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ नोट्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वी नो कि कंट्री जो है वो गवर्नमेंट के नाम से ही चल रही है, राइट। प्रेसिडेंट के नाम से जो है कंट्री चल रही है हमारी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो वेरियस क्या लेते हैं, वेरियस डिसीजंस लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे फंक्शन करना है, सब कुछ। आरबीआई भी उसी के अंदर का एक पार्ट है। तो गवर्नमेंट जो है वो क्वेश्चन कर सकती है टू आरबीआई कि भैया कितने नोट्स इशू हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये प्रॉपरली हम लोग यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो आरबीआई के पास में सोल अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट को पता है कि अगर ज्यादा नोट्स इशू हुए हैं तो वो आरबीआई ने किए, अगर कम नोट्स इशू हुए तो वो आरबीआई ने किए, ठीक है। कहीं पर अगर नोट से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो वो आरबीआई को पता होगा, ऑलराइट। अब अगर इसी की जगह पे आरबीआई की जगह पे हम बोल रहे हैं कि 10 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नोट्स को इशू कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकती वहां पर, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट के साथ साथ में जो जनरल पब्लिक है हम भी किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते हैं। तो जो है ये जो पर्टिकुलर है सोल अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट को भी क्या देती है, गवर्नमेंट को भी जो है प्रॉपर अथॉरिटी देती है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो टू आरबीआई की क्या चीजें चल रही है, ठीक है। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन दी करेंसी सिस्टम, पब्लिक का जो है वो फेथ इंश्योर होता है इन द करेंसी सिस्टम, ठीक है। अब वही चीज की क्योंकि हमारे पास में एक अथॉरिटी है तो इसलिए जो है हम प्रॉपर्ली बोल सकते हैं कि हाँ भाई अगर कुछ दिक्कत है तो हम आरबीआई से, मतलब कि वो आरबीआई की वजह से हुआ है, ठीक है, या आरबीआई ने जो है ये कुछ चीजें की है। ये एक हमारा फेथ है उन पर कि वो हमारे जो है वेलफेयर में ही काम करेंगे। इसी की जगह पर अगर 10 इंस्टीट्यूट होते तो किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल पाते, अगेन सारी चीजें होती और हमारा जो फेथ है वो मेंटेन्ड नहीं रहता, ठीक है। तो पब्लिक का जो फेथ है वो भी जो है इस पर बरकरार रहता है, all right। So these are various advantages of the sole authority or the note issue with RBI, ठीक। Then banker to the government, so the Reserve Bank of India acts as a banker, agent and a financial advisor to the central government and all the state governments। हम लोगों ने देखा कमर्शियल बैंक जो होती है वो किसकी बैंक होती है, जनरल पब्लिक की, ठीक है। अब जैसे कमर्शियल बैंक हमारे लिए काम करती है, सेम वे में सेंट्रल बैंक काम करती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उनके जो अकाउंट्स हैं वो कहां पर है, सेंट्रल बैंक में है, ठीक है। तो फंक्शन सेम ही है, जैसे कमर्शियल बैंक हमारे लिए वर्क कर रही थी वैसे ही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रही है। बस यहाँ पर हम कमर्शियल बैंक की जगह पर सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं, जनरल पब्लिक की जगह पर गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। So the Reserve Bank of India acts as a banker, agent and financial advisor to the central government and all the state governments. As a banker, it carries out all the banking business of the government. It maintains a current account for keeping their cash balances, ठीक है। ये जो है ये करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस का रिकॉर्ड रखने के लिए। इट एक्सेप्ट्स रिसीट्स एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। ये जो है रिसीट एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में, ऑलराइट। जैसे जनरल पब्लिक के बिहाफ में कमर्शियल बैंक वर्क करती है, सेम वे में गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक वर्क करती है। It also gives loans and advances to the government for temporary periods. The government borrows money by selling treasury bills to the central bank, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो बोरो भी करती है मनी को by selling treasury bills to the central bank, ठीक है। तो कुछ इस वे से, जैसे कि कमर्शियल बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, सेम वे में गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है। अब जो है इन्होंने सिक्योरिटी क्या रखी, तो जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं वो एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी वगैरह गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है। एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक आल्सो हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द public debt and as the financial advisor
द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स, ठीक। देन उसके बाद में बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, जैसे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की बैंक है, सेम वे में सेंट्रल बैंक जो वेरियस कमर्शियल बैंक्स है उनकी भी बैंक है, ठीक है। अब जैसे जो कमर्शियल बैंक्स है उन्हें भी तो किसी बैंक की जरूरत होगी, उन्हें भी कभी लोन की जरूरत पड़ सकती है, उन्हें भी हो सकता है कि अपना मनी डिपॉजिट करना पड़े, तो ये सारी चीजें कहाँ पे करेंगे वो, तो ये सब कुछ करेंगे विद सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो वेरियस कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स हैं किसके साथ में, सेंट्रल बैंक के साथ में, ऑलराइट। तो जो जैसे कि गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक काम करती है, सेम वे में जो वेरियस आपकी कमर्शियल बैंक है उनके लिए भी सेंट्रल बैंक क्या करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। So there are number of commercial banks in the country. There should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. Being the apex bank, the central bank RBI acts as the banker to the other banks. As the banker to banks, the central bank functions in 3 capacities, ठीक है। तो जो बैंकर टू बैंक जो है उसमें 3 कैपेसिटी में जो है सेंट्रल बैंक वर्क करती है, वो तीनों कैपेसिटीज कुछ ये हैं, दैट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट एंड क्लियरिंग हाउसेस। अब इन तीनों का क्या मतलब है उस चीज को समझते हैं कि एज अ बैंकर्स बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, देखो हम लोग जो है क्रेडिट क्रिएशन वाला जो कंसेप्ट था उसमें एक चीज पढ़कर आए थे, CRR वाली, ठीक है। LRR देखा था हमने, लीगल रिजर्व रेशियो, उसके अंदर का पार्ट था एक कैश रिजर्व रेशियो। बेसिकली ये होता क्या है, जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्ट करती है टू ऑल कमर्शियल बैंक्स कि उन्हें कुछ परसेंटेज जो है अपने पूरे डिपॉजिट का उसे क्या करना है, उसे एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना है, ठीक है। उन्हें जैसे कि मान लो 10% जो है आपका LRR या फिर वी कैन से 10% आपका CRR है, ठीक है। तो जो सारी कमर्शियल बैंक्स है उन्हें उनके पास में जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका एटलीस्ट 10% अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास में रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, और बाकी का वो लोन पर दे सकते हैं। नाउ ये जो आपका LRR होता है स्टूडेंट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका CRR और एक होता है आपका SLR। नाउ जो SLR कंसेप्ट होता है ना, वो कमर्शियल बैंक्स को उन्हीं के साथ में जो है ना अपने पास में रिजर्व्स बनाकर रखना पड़ता है, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स नीड्स टू मेक रिजर्व विथ देमसेल्फ, एंड जो CRR होता है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है विथ RBI, ऑल राइट। जो आपका CRR है वो मेंटेन करके रखना होता है विथ RBI, ऑल राइट। सो ये जो RBI के साथ में मेंटेन किया गया रिजर्व है that is in the form of cash, all right। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल लोन आया है कितने, सॉरी इनिशियल डिपॉजिट आया है 10,000 का, इसका 10% बोला गया है क्या है, CRR है, तो इसका 10% will give you 1,000 रुपीज। ये 1,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कैश जो सारी कमर्शियल बैंक है या ये जिस भी कमर्शियल बैंक की हम बात कर रहे हैं, ये उस कमर्शियल बैंक को इन द फॉर्म ऑफ कैश किसके पास में रखना है, RBI के पास में जो है वी वुड से कि RBI के पास में जो है इसे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना होता है। तो इस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो बनी एक कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है, कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स का ये जो कैश रिजर्व है वो अपने पास में मेंटेन करके रख रही है, और जब भी कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ेगी तो ये सेंट्रल बैंक से क्या कर सकते हैं, उस मनी को ले सकते हैं, ठीक है। So commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposits known as cash reserve ratio or CRR with the central bank. In this way, central bank acts as the custodian of cash reserve of commercial banks, ठीक है। Then उसके बाद में आते हैं lender of the last resort। अब देखो इसे कुछ इस वे से समझना है, this is you, आपको जो है 500 रुपीज की जरूरत है, आपको ये अज्यूम करना है, ठीक है। आप ऑलरेडी जो है पॉकेट मनी ले चुके हो, मतलब कि आपको पॉकेट मनी मिलती है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 1,000 रुपीज की, ठीक है। ये पॉकेट मनी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 1,000, लेकिन क्या हुआ कि मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे आ गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, फॉर एनी ऑफ द रीजन आपका ये जो 1,000 है ये पूरा का पूरा
स्पेंड हो चुका है और अब जो है आपको कुछ बहुत वी वुड से कि जरूरी चीजें खरीदनी है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं एंड उसके लिए आपको 500 रुपीज और चाहिए, ठीक है, ये आपकी और रिक्वायरमेंट है। अब आपकी जो है, आप मान लो एक यंगर सिबलिंग हो, आपके एक बड़े भैया हैं, ठीक है, आपके जो है एक बड़े भैया हैं, इसे बिग बी लिख देते हैं हम, ऑलराइट, दैट इज बिग ब्रदर। आप उनके पास गए कि भैया थोड़ा जो है मुझे मतलब मनी की जरूरत है, प्लीज कैन यू लेंड मी समथिंग। अब किस्मत से उसी पर्टिकुलर मंथ में भैया के पास भी कुछ नहीं मिला हमें, ठीक है, भैया ने बोला कि यार छोटू इस बार तो नहीं हो पाएगा, अभी एक काम कर तुम मम्मी के पास चले जाओ, अभी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपने फिर हिम्मत की, आप गए कि चलो मम्मी के पास चलते हैं, ठीक है, आप गए मम्मी के पास में, मम्मी ने बोला कि नहीं पापा से पूछो पहले, मैं तो नहीं देने वाली हूँ। ओके, मम्मी ने जो है साफ मना कर दिया। अब आपके पास में कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, आप इस चीज को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको प्रोजेक्ट तो देना ही देना है, ठीक है। तो अब आपने हिम्मत करके कहाँ पे गए, एट दी एंड आप हिम्मत करके पहुंचे अपने पापा के पास में कि अब ठीक है थोड़ी बहुत डांट सुनेंगे अगर लगेगा तो, पर काम है तो जाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आखिरकार आप गए पापा के पास में और फिर जो है पापा ने फाइनली आपको जो 500 रुपीज है वो दे दिए, जिससे कि आपका काम जो है वो हो गया। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि आपने जो है पहले सारी जगह पर ट्राई कर लिया, ठीक है, मम्मी के पास चले गए, भाई के पास चले गए, मान लो आप आपके फ्रेंड्स के पास भी चले गए कि इफ अगर कुछ हो सके तो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी हो सके तो पापा से कम जो है हमें रुपीस की बोलना पड़ेगा, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको फाइनली एट द एंड कहां पर जाना पड़ा, आपको फाइनली जाना पड़ा पापा के पास में। तो पापा क्या है, आपके लास्ट रिसोर्ट है, ऑलराइट, फर्स्ट रिसोर्ट नहीं है, फर्स्ट में तो इन सब के पास घूमे आप, ठीक है, लेकिन कहीं से जब मदद नहीं मिली तो इन द फॉर्म ऑफ लास्ट रिसोर्ट आप पापा के पास में गए और पापा ने आपको ये मनी दे भी दिए, ठीक है, दैट इज पापा क्या बने, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, ये आपके लास्ट रिसोर्ट है और ये आपके लेंडर बने हैं। सेम वे में अब आ जाओ सेंट्रल बैंक पे, ये जो अभी तक मैं बोल रही थी कि आप हो, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, ये कोई बैंक है ए, इस ए बैंक के पास में जो है मनी की कमी है और अभी जो है उन्हें जरूरत है, तो ए ने बोला कि मैं पहले जो है बी बैंक से पूछ लेता हूँ, वो थोड़े हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो शायद हो सके कि वो हेल्प कर दे। ए गया बी बैंक के पास में, बी बैंक ने बोला नहीं यार नहीं हो पाएगा। फिर ए गया सी बैंक के पास में, सी ने बोला नहीं हो पाएगा। ए ने जो है कुछ अपनी डी ई बैंक से भी पूछा, जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे भी पूछा, नहीं हो पाएगा। फिर आखिरकार ये जो ए बैंक है ये कहाँ गई, ये गई पापा के पास में, दैट इज सेंट्रल बैंक के पास में, ठीक है, ये जो ए बैंक है ये कहाँ गई, ये गई सेंट्रल बैंक के पास में। सेंट्रल बैंक ने थोड़ा सा पूछा क्यों बेटा क्या हो गया, मैंने दिए थे ना, फिर कहां पर ये खर्च कर दिए तुमने और अब क्यों जरूरत है, ये सारे जो जनरलाइज्ड क्वेश्चन है वो पूछे। अगर लगेगा तो जो है वो डांट भी हमें सुना सकते हैं, ठीक है, जैसे पापा हमें डांट सुना सकते हैं वैसे वो भी हमें डांट सुना सकते हैं। ऑल्सो जैसे पापा हमें एडवाइस कर सकते हैं कि ठीक है मैं 500 दे तो रहा हूं लेकिन जो है मुझे इसका प्रॉपर जो है पूरा हिसाब चाहिए कि कहां पर कितना स्पेंड हुआ और इस बार कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए स्पेंड, ठीक है। सेम वे में सेंट्रल बैंक भी क्या कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा 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 आपको करना है, ऑल राइट। लेकिन आप आखिरकार गए सेंट्रल बैंक के पास में और सेंट्रल बैंक ने आपको हेल्प किया है, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ लास्ट रिसोर्ट गए हो कि अब जो है हम सब जगह घूम फिर कर थक चुके हैं, अब जो है आप ही को क्या करना पड़ेगा, आप ही को हमारा साथ देना पड़ेगा, आप ही हमारा सहारा हो, ठीक है, इस वे में। तो ये होता है सेंट्रल बैंक का फंक्शन, दैट इज ऑफ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। सो व्हेन commercial bank fail to meet the financial requirement from other sources, that is in case of financial emergency, they approach the central bank to give loans and advances as lender of the last resort। अब देखो पापा और बच्चे में ये लोन्स वगैरह वाला काम नहीं आएगा, लेकिन अगर हम और कहीं पर बात करें तो लोन जरूर आएगा। तो सेम वे सेंट्रल बैंक जो है वो लोन के फॉर्म में मनी देगी, ठीक है। So central bank assist these banks through discounting of approval
थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो इन बैंक्स को असिस्ट करती है किस फॉर्म में, जो आपकी अप्रूव सिक्योरिटीज है उन्हें डिस्काउंट करके या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो इस टाइप से जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटीज हैं उनके अगेंस्ट में जो सेंट्रल बैंक है वो मनी लेंड करती है टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। देन उसके बाद में क्लियरिंग हाउस। नाउ व्हाट इज क्लियरिंग हाउस? देखो ये एक सेंट्रल बैंक है हमारी आरबीआई। आरबीआई के पास में सारे अकाउंट्स है, सारे बैंक्स के अकाउंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एसबीआई का अकाउंट भी है, यहाँ पर पीएनबी का अकाउंट भी है, यहाँ पर आईसीआईसीआई का अकाउंट भी है, एक्सिस बैंक का भी अकाउंट है, बीओआई का भी अकाउंट है, सबके अकाउंट है। अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए हमने ये दो लिया, एसबीआई एंड पीएनबी। ठीक है, अब मान लो आप गए हो, आप जो है लेकर गए अपना कोई भी विवुत से कि आप एक चेक लेकर गए हो, ठीक है, एंड दैट इज ऑफ पीएनबी। ऑलराइट, अब ये जो चेक है ये यहां से यहां तक जाएगा, क्लियर होगा, टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक सिंपल चीज की जा सकती है, आरबीआई को बोल दिया जाए, इनके पास तो दोनों अकाउंट है ना, ये अगर डायरेक्टली कर दे, इन दोनों के जो अकाउंट है उन्हें क्लियर कर दे, तो जो चीजें हैं, जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस वे में आरबीआई जो है वो क्लियरिंग हाउस बनती है, बिकॉज आरबीआई के पास में सारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, सारे बैंक्स के अकाउंट होते हैं। मान लो कि यहाँ पर जो है वी वुड से कि पीएनबी को जो है ये जो चेक्स वगैरह आते हैं उन्हीं के वजह से पीएनबी को मान लो जो एसबीआई है उसे 5000 रुपीज देने हैं। अब पीएनबी जो है वो 5000 कैश लेकर तो जाएगी नहीं, ये सारी चीजें डिजिटली होगी। तो क्या हुआ, आरबीआई ने बोला कि अच्छा 5000 इसे देने हैं, चलो 5000 यहाँ से डेबिट कर दिए जाते हैं और इनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं, हो गया काम। 5000 यहाँ से निकल गए, 5000 यहाँ पर चले गए। तो इस वे में जो है ये क्लियरिंग हाउस का जो है फंक्शन परफॉर्म करती है जो सेंट्रल बैंक होती है वो। सो एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. All commercial banks have their accounts with the central bank. Therefore, central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their accounts. ठीक है, तो बस एक डेबिट और क्रेडिट एंट्री कर कर जो वेरियस बैंक हैं उनके बीच के जो भी सेटलमेंट्स हैं वो जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत ही इजीली कर सकती है। तो इस वे में जो सेंट्रल बैंक है वो एक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ क्लियरिंग हाउस। ठीक है, देन सेंट्रल बैंक कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ऑलराइट, हम लोगों ने जो है बैंकर्स बैंक, बैंक टू गवर्नमेंट, ये सारी चीजें देख ली। अब आता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कैसे बनती है। So the Reserve Bank of India is empowered to regulate the money supply in the economy through its monetary policy. Monetary policy is the policy adopted by the central bank of an economy in the direction of credit control or money supply. As RBI has the sole monopoly in currency issue, it can control credit and supply of money. For this, RBI makes use of various instruments of monetary policy. ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट्स? मनी सप्लाई अगर हम बेसिकली बोले तो दैट इज जो कॉइन्स एंड करेंसी जो कि इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं, दैट इज द मनी सप्लाई। ठीक है, अगर हम M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई देखें तो उसमें क्या आता है, कॉइन्स एंड करेंसीज हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, उसके बाद में वी हैव दी जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये M1 मेजर है जो कि सबसे विवुड से कि सबसे ज्यादा लिक्विड जो है फॉर्म ऑफ जो आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ मेजर है वो। जब भी हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी फिर से बोलूंगी कि हमें जो है M1 मेजर को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी से जो है सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। अब क्या होता है एक जनरलाइज्ड मैनर में देखें तो जब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि इकोनॉमी में एकदम से मनी ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या पर्टिकुलर सिचुएशंस होने वाली है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास में 10,000 है, ठीक है, दो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल ए लेते हैं एक और एक एग्जाम्पल बी। एग्जाम्पल ए में वी आर सेइंग कि आपके पास में जो है 10,000 रुपीज है, ठीक है,
बी में वी आर सेइंग कि आपके पास में 20,000 रुपीज है। नाउ एक जनरलाइज मैनर में बताओ कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्यादा मनी स्पेंड करोगे या इसमें ज्यादा मनी स्पेंड करोगे। ऑब्वियसली बी में ज्यादा स्पेंड करोगे। स्पेंड कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। स्पेंड किस पर करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो इसका क्लियरली मतलब क्या हुआ कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ रही है, ठीक है। क्यों बढ़ी, क्योंकि आपके पास में मनी ज्यादा आ गया, करेंसी ज्यादा आ गई। तो अगर ऐसे ही करेंसी अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर मान लो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए, मनी सप्लाई हमने बोला कॉइन्स एंड करेंसी विद द पब्लिक, अज्यूम कि जो है टोटल इकोनॉमी में 10,000 है एक बार में, और एक बार में हम बोल रहे हैं 20,000 है, तो ज्यादा जो है यहाँ पर डिमांड किस में होगी, आपके इस वाले में। ऑल राइट, दैट इज ये जो बी वाले हैं इसमें डिमांड क्या रहेगी, आपकी ज्यादा रहेगी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इकोनॉमी में कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, देखो एकदम से सप्लाई को बढ़ा देना इज नॉट पॉसिबल। आपने जो है अभी तक आप 4 गुड्स को डिमांड कर रहे थे, अब आप एकदम से 10 गुड्स को डिमांड करने लगोगे तो एकदम से इतनी सप्लाई जो है वो हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इंक्रीज होगी, शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं होगी। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, तो जो प्राइजेस है ना वो बढ़ा दिए जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइजेस जो है वो बढ़ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइजेस जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या आया, इन्फ्लेशन वाली कंडीशन आई, ठीक है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन वाली कंडीशन आई। इन्फ्लेशन क्या सही है इकोनॉमी के लिए, नहीं है। नो वन विल वांट कि इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन वगैरह हो, तो वो चीज सही नहीं है। ऑल राइट, अब ये हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। तो अब जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू ये मनी सप्लाई को कम करेगी। मनी सप्लाई को कम करके वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन को भी क्या कर लेगी, कम कर लेगी। अब कैसे मनी सप्लाई को कम करती है वही चीज हमें जो है समझना है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ए वाले केस में 20,000 आपके पास में है एंड बी वाले केस में वी आर सेइंग कि हमारे पास में कितने हैं, 10,000 है, ठीक है। अब ज्यादा डिमांड यहाँ पर है, इसमें डिमांड क्या हो जाएगी, इसमें डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो गई, सप्लाई तो जितनी आप डिमांड कर रहे थे उस हिसाब से हो रही थी, आपने एकदम से डिमांड कर दी तो अब सप्लाई जो गुड्स ऑलरेडी हो चुके हैं वो तो आपके मार्केट में रहेंगे। तो अब सारे सप्लायर्स क्या सोचेंगे कि यार जो गुड्स हैं वो कम से कम सेल आउट हो जाए, बाकी के हम अभी नहीं बना रहे लेकिन जितने हैं वो तो सेल आउट हो जाए। तो ऐसे केस में जो सारे सप्लायर्स हैं वो अपने जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। ये जो प्राइसेस हैं ये कम कर देंगे और फिर इकोनॉमी में जो है डिफ्लेशन वाली कंडीशन अराइज होगी। डिफ्लेशन दैट इज जो है चीजों के प्राइसेस का कम होना, ठीक है। तो डिफ्लेशन वाली जो कंडीशन है वो अराइज होगी। तो ये भी जो है ये भी सही नहीं है इकोनॉमी के लिए। और ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो प्राइसेस वी वुड से जो सर्कुलेशन है मनी का वो कम हो गया है, दैट इज मनी सप्लाई कम हो गया है। तो इस चीज को भी जो है सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज के थ्रू ये एक्सेस मनी सप्लाई और जो वी वुड से कि जो आपका डेफिशिएंट मनी सप्लाई है इन दोनों को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, क्या करती है, उन सारी चीजों को ही जो है हम इस पर्टिकुलर जो है आपका फंक्शन उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, ये जो सारी चीजें कर रही है ना इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो बेसिकली दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जिनकी हेल्प से सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मोरल सुएजन। इन सारे ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हें हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ रेपो रेट। अब रेपो रेट को अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो दिस इज रीपर्चेज रेट। देखो बेसिकली रेपो रेट क्या होता है इसे समझते हैं। हम जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो क्या बैंक हमें विदाउट एनी इंटरेस्ट की लोन देती है, नहीं देती है, राइट। हमने अगर कोई भी छोटे से छोटा अमाउंट का भी लोन लिया है तो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। सेम वे में जब बैंक लोन लेती है, ठीक है, आपकी कमर्शियल बैंक लोन लेती है, किससे लोन लेगी, कमर्शियल बैंक। अभी तक तो आप लोगों को इसका आंसर पता चल जाना चाहिए, राइट। इस अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, कमर्शियल बैंक जो है वो लोन लेगी आरबीआई से। ऑल राइट, इन्होंने जो है लोन लिया आरबीआई से।
आरबीआई ने मनी दे दिया, ये लोन है जो है मनी लेंड कर दिया है, तो क्या आरबीआई फ्री में कर देगी कि अच्छा ठीक है, मतलब फ्री में इन दी सेंस कि बस लोन ले जाओ, इंटरेस्ट वगैरह पे मत करना? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। ये बैंक्स जो हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हें भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू आरबीआई। ऑल राइट, नाउ लोन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के इन दी सेंस अगर हम उसके टाइम पीरियड से देखें तो कुछ हो सकते हैं आपके लॉन्ग टर्म के एंड कुछ लोन्स हो सकते हैं आपके शॉर्ट टर्म के। ऑलराइट, ये जो है ये दो टर्म्स हम बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब शॉर्ट टर्म का आप लोन लोगे तो आपके पास में इंटरेस्ट रेट कुछ अलग होगा एंड लॉन्ग टर्म में कुछ अलग होगा। तो जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है आरबीआई से फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है दैट इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है, आया समझ में? रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जो कि कमर्शियल बैंक को पे करना पड़ता है टू आरबीआई फॉर टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, लोन लिया है, उधार लिया है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर उधार आपने कम टाइम पीरियड के लिए लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो दैट इज टर्म्ड एज रेपो रेट। ठीक है, so repo rate is the rate at which the central bank of the country, that is RBI in case of India, lends money to commercial bank to meet their short term needs. Now इससे जो है मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसे समझते हैं। अब इस पर आओ कि सबसे पहले क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, हम लोग यहीं पर जो है इसका एग्जांपल लिखते हैं। मान लो रेपो रेट जो है वो 5% है, पहले इनिशियल वाला 5% था। अब आरबीआई ने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया रेपो रेट को, दैट इज अब जो है इसको 6% का कर दिया है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, मान लो लोन का अमाउंट हम कितना ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं। 10,000 का 5% विल बी 5,000 एंड 6% विल बी 6,000। ठीक है, तो इतना इतना इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है हमारा। अब उसके बाद में जब रेपो रेट इंक्रीज किया जाएगा तो इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है ना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। पहले कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना था, ये 5,000 एक्स्ट्रा हमें देना था, 10,000 प्लस 5,000 देना था आपका प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। लेकिन आफ्टर इंक्रीज ऑफ द रेपो रेट अब 10,000 प्लस 6,000 विल गिव यू व्हाट, 16,000। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो बढ़ गया, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब इसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो अपने लेंडिंग रेट इंक्रीज करेगी। कमर्शियल बैंक अपने लेंडिंग रेट क्यों इंक्रीज करेगी? सबसे पहली चीज, कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स के दो प्राइमरी फंक्शन है। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, ये इसका हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा है, और इसका जो सेकेंड फंक्शन है व्हील से वो है आपका क्या, ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, ये दो फंक्शंस है और ये दो फंक्शंस जो है कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती ही है। नाउ जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि ये लोन्स के थ्रू ही जो कमर्शियल बैंक है वो क्रिएट करती है क्रेडिट। ठीक है, इट क्रिएट्स क्रेडिट। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो एक मेजर फंक्शन होता है किसका, कमर्शियल बैंक का। ऑलराइट, अब जो कमर्शियल बैंक लोन लेगी स्टूडेंट्स अगर आरबीआई से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें जो है उस पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसको वो क्या करेंगे, उसको वो लोन पर चढ़ा देंगे, आगे लेंड कर देंगे। ठीक है, बिकॉज वी नो कि कमर्शियल बैंक का मेन जो एम होता है, जो मोटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है जो कमर्शियल बैंक है वो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने बोला इस पर्टिकुलर केस में जब आपका रेपो रेट कितना था, 5% था, 10,000 मान लो जो है कमर्शियल बैंक ने बोरो किया है, और अब मान लो वही 10,000 जो कमर्शियल बैंक है वो लेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कमर्शियल बैंक लेंड करेगी तो वो क्या देखेगी, अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेगी। पहले वो 5% इंटरेस्ट रेट पे करेगी, उसके बाद में उसका प्रॉफिट बचाएगी। तो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, कमर्शियल बैंक ने बोला कि हम अपना इंटरेस्ट रेट 6% का रखेंगे, जिससे कि इनके पास में जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में 6,000 रुपीज आएगा, ये पे करेंगे 5,000 रुपीज को, और इनका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 1,000 रुपीज का। ठीक है, लेकिन जब आरबीआई ने अपना जो है इंटरेस्ट रेट दैट इज जो रेपो रेट है उसको 6% कर दिया, तो अब कमर्शियल बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को भी जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा।
बिकॉज वी नो कि उसे प्रॉफिट अर्न करना पड़ रहा, उसे जो है प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ाया। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 7% कर दिया। नाउ 10,000 जो हमने लोन पर लिए हैं उसमें से 7,000 हमें इंटरेस्ट पे करना है। इतना महंगा लोन कौन लेगा, नहीं लेंगे, राइट। जो जनरल पब्लिक है वो इस लोन को नहीं लेना चाहेगी, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट ही हमें बहुत हाई पे करना पड़ रहा है। सो दिस थिंग विल डिस्करेज बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, ठीक है। ये जो चीज है ये बोरोअर्स को डिस्करेज करेंगे कि वो लोन्स लें। इन शॉर्ट, अगर जो बोरोअर्स है या हम बोले कि जो हमारी जनरल पब्लिक है, अगर वो लोन नहीं ले रही है तो हमारी जो कंट्री है या हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। बहुत जो है ना लॉजिकल चीज है, यहां पर मत देखना, खुद अपना दिमाग लगाना कि अगर मान लो ये जो 10,000 रुपए हमारी इकोनॉमी में आ सकते थे वो अब नहीं आ रहे हैं, तो जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इट विल डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि ये 10,000 से बढ़ सकती थी ना, अब वो नहीं बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वी आर सेइंग कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो कम हो रही है, ठीक है। तो जब बोरोअर्स डिस्करेज होंगे लोन लेने से, तो इट विल रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट, ठीक है। ये जो है ये कमर्शियल बैंक की जो एबिलिटी है क्रेडिट को क्रिएट करने की वो रिड्यूस होगी। ऑल राइट, अब इसकी वजह से मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट हुआ, मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ऑल राइट, इसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज होगा। अब मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी स्टूडेंट्स, सिंपल सी चीज है, क्योंकि हो सकता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई एक्सेस में चल रही हो, ठीक है, ज्यादा हो गई हो, इसलिए जो है आरबीआई ने ऐसा मेजर लिया है कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो सके, ठीक है। अब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन वाली कंडीशन आएगी, विच इज नॉट करेक्ट। तो इसे जो है कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट हम इकोनॉमी पर देख रहे हैं। ऑल राइट, तो इस वे से जो है सेंट्रल बैंक फंक्शन करती है, इस वे से जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब इसकी जगह पर इसका अपोजिट लो, ये यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, लेट्स टेक इट डिक्रीज, ठीक है। क्या कर रही है, जो आपकी विवुड से जो सेंट्रल बैंक है वो डिक्रीज कर रही है रेपो रेट को। अब वी विल अज्यूम कि पहले था आपका रेपो रेट 6% का एंड नाउ अब रेपो रेट है आपका 5% का, ठीक है। पहले जो है 10,000 पर 6,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था और यहाँ पर 5,000 रुपए। अब इसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक से बोरो करने का कॉस्ट है वो भी क्या हो गया, वो भी हो गया डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज की जगह पर अब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। दिस डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो ऐसे केस में जो कमर्शियल बैंक है वो अब ज्यादा बोरो करेगी या कम बोरो करेगी, वो ज्यादा बोरो करेगी। क्यों, क्योंकि जो है अब उन्हें कम रेट पर, कंपैरेटिवली पहले से कम है ना, तो वो हमें कम ही लगेगा, तो कम इंटरेस्ट रेट पर जो है उन्हें लोन मिल पा रहा है। सो ये अपनी जो बोरोइंग्स हैं उन्हें बढ़ा देंगी, ठीक है। दिस विल बोरो मोर, कौन, कमर्शियल बैंक। अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक बोरो कर क्या करेगी, उसे लोन पर दे देगी, ठीक है। तो ये जो है कमर्शियल बैंक विल डिक्रीज, ये भी अब डिक्रीज करेंगे, ठीक है। दिस विल डिक्रीजेस देयर लेंडिंग रेट, ठीक है। कमर्शियल बैंक डिक्रीजेस देयर लेंडिंग रेट। ऐसा क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक को भी प्रॉफिट अर्न करना है ना, और कमर्शियल बैंक को भी पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट हम कम करेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है। तो वो अपना जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करेंगी, उनका जो अमाउंट है या उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देगी। और ये चीज को जो है बढ़ावा किसने दिया, आरबीआई ने, बिकॉज आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम कर दिया, तो अब जो है कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकेगी और अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम कर सकेगी। मान लो एट दिस प्लेस वो पहले 7% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही थी, अब वो क्या करेगी, अब वो 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। तो जनरल पब्लिक के लिए भी जो कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, सो दिस विल एनकरेज द कस्टमर्स या एनकरेज द बोरोअर्स फॉर टेकिंग लोन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि दिस विल एनकरेज बोरोअर्स फॉर टेकिंग लोन। अल्टीमेटली इसकी वजह से ये जो रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस विल इंक्रीज द एबिलिटी और दिस विल लाइक राइज द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट, ठीक है। ये पूरा आपका कंसेप्ट होगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सिंपल सी चीज ये हुई कि अब जो मनी सप्लाई है वो
बढ़ेगा, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले इस इंटरेस्ट रेट पर जो लोग नहीं लोन ले रहे थे, नहीं मनी बोरो कर रहे थे, अब वो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो वो लोग बोरो करेंगे, और अल्टीमेटली जो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मनी सप्लाई का पार्ट, ठीक है। सो दिस वुड बी द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, और जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑल राइट, तो कैसे जो है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, उस चीज को आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया है इन द केस ऑफ रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट में क्या करना है ये समझ में आ गया। देन उसके बाद में आते हैं बैंक रेट पर। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। देखो रेपो रेट में मैंने आप लोगों को एक टर्म स्पेसिफिकली बताया, दैट इज ये जो है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। जो बैंक रेट होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम टू रेपो रेट, बस एक डिफरेंस है, दैट इज जो बैंक रेट है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। ये जो है ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऑल राइट, बस इतना डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट में, बाकी जो पूरी फंक्शनिंग है ना वो एज इट इज सेम रहेगी। सो बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, दैट इज आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, lends money to commercial banks to meet their long term needs. All right, so बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है, रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए है। देन उसके बाद में जो इसकी फंक्शनिंग है वो भी एग्जैक्टली जो है सेम चलेगी। अगर बैंक रेट को इंक्रीज किया जाएगा सो दैट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अल्टीमेटली इसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक है वो अपना लेंडिंग रेट इंक्रीज करेगी, इसकी वजह से जो बोरोअर्स है वो डिस्करेज होंगे, एंड ये जो है ये रिड्यूस करेगी द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट, ठीक है। तो इस वे में जो है आपका बैंक रेट भी वर्क करेगा, जैसे रेपो रेट ने किया है वर्क, सेम वे में बैंक रेट वर्क करता है, ठीक है। देन आ जाओ रिवर्स रेपो रेट। अब देखो रिवर्स रेपो रेट इज समथिंग जो कि जस्ट अपोजिट है आपके बैंक रेट से, सॉरी रेपो रेट से। रेपो रेट में हमने क्या देखा, शॉर्ट टर्म के लिए है, एंड रेपो रेट में कमर्शियल बैंक जो है वो मनी लेती है फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अब इसमें उल्टा कर दो, सेंट्रल बैंक मनी लेती है कमर्शियल बैंक से। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं कहां पर, कमर्शियल बैंक के पास में, एंड उन डिपॉजिट्स पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। ऑल राइट, सेम वे में कमर्शियल बैंक अपना जो सरप्लस फंड है वो डिपॉजिट कर सकती है किसके पास में, सेंट्रल बैंक के पास में, और सेंट्रल बैंक जो है उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करती है। वो जो इंटरेस्ट पे करती है, जो रेट होता है इंटरेस्ट का, दैट इज टर्म्ड एज रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसमें उल्टा चल रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी टू कमर्शियल बैंक। All right, so this is exact opposite of repo rate. When the commercial bank have surplus fund, they can deposit the same with the central bank and earn interest. The rate of interest paid by the central bank on such deposit is called reverse repo rate. It is the rate of interest at which the central bank, Reserve Bank of India, accepts deposit from the commercial banks. So when the reverse repo rate is raised, it encourages the commercial banks to deposit their funds with the central bank. This has the negative effect on the lending capacity of the commercial bank. अब ये यहाँ पर क्या हुआ उस चीज को समझो। देखो मान लो पहले जो है रिवर्स रेपो रेट था 4% का, ऑल राइट। अब 4% जो है ये मान लेते हैं क्या कि ये रिवर्स रेपो रेट था, और ये मान लो कि जो कमर्शियल बैंक है आपकी, ऑल राइट मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, जो कमर्शियल बैंक है उनका जो लेंडिंग रेट है दैट इज 6%, ठीक है। वो लेंड कर रहे हैं 6% पर। अब ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, मनी को डिपॉजिट करना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल या मनी को लोन पर देना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल? जो कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट को सोचते हैं, तो हमें भी प्रॉफिट को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या रहेगा, ये 6% ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इस केस में जो आपकी कमर्शियल बैंक्स हैं वो कम मनी डिपॉजिट करेगी आरबीआई के पास में और ज्यादा से ज्यादा वो लोन देगी। अब जो है मान लो जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने देखा कि नहीं नहीं इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें मनी सप्लाई रोकना है। कैसे रोक सकते हैं, कमर्शियल बैंक के थ्रू रोक सकते हैं। ये जो कमर्शियल बैंक जो बार बार मनी को सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में, इस मनी को हम रोक सकते हैं। कैसे रोका, जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बोला कि अच्छा ये लोग जो है 6% पर दे रहे हैं, यहाँ पर 6% पर जो है दे रहे हैं ना लेंडिंग, सेंट्रल बैंक ने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और उन्होंने इसे 7% कर दिया। अब ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है,
7% का इंटरेस्ट अर्न करना है या 6% का इंटरेस्ट अर्न करना? बहुत सिंपल, 7% का इंटरेस्ट अर्न करना, ठीक है। तो अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना ये जो सरप्लस अमाउंट है वो क्या करेगी, वो कमर्शियल बैंक के सॉरी सेंट्रल बैंक के पास में रख देगी, ठीक है। तो इन दिस केस जो सेंट्रल बैंक है वो इन बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी उसको कम कर देती है। ऑल राइट, तो अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा, अब यहाँ पर सब कुछ रिवर्स चलाना है हमें, जैसे रेपो रेट को इंक्रीज करने से मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर उल्टा करना है कि आपका रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने से आपकी मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज ही होनी है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए जो है मैंने दोनों चीजें बोली। देखो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो अब ये जो कमर्शियल बैंक है ये अपना मनी जो है ये कहां पर रखने लगेगी, ये अपना जो मनी है वो सेंट्रल बैंक के पास में रखने लगेगी। तो अब जो है ये कम लेंडिंग करेगी, ठीक है, यहां से जो मनी है वो कम लेंड किया जाएगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी में मनी कम आएगा, तो इसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब यही मान लो कि आरबीआई ने ये जो रिवर्स रेपो रेट है इसे और कम कर दिया, आरबीआई ने इसको कर दिया 3%, तो क्या आप कोई भी कमर्शियल बैंक इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को छोड़कर यहाँ पर जाना चाहेगी? नहीं जाना चाहेगी। इवन जो बैंक्स ने अपनी मर्जी से जितना भी डिपॉजिट किया होगा उसे भी निकाल लेगी और उसे भी लोन पर दे देगी, तो इसकी वजह से जो आपका मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। So lowering reverse repo rate has the opposite effect which raises demand for borrowings from the commercial banks, ठीक है। और when the reverse repo rate is raised, it encourages the commercial bank to deposit their funds with the central bank. This has a negative impact on the lending capacity of the commercial banks, ठीक है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑल राइट, देन उसके बाद में ओपन मार्केट ऑपरेशन पर आते हैं। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ओपन मार्केट में ऑपरेशन चल रहा है। क्या ऑपरेशन चल रहा है, क्या यहाँ पर जो है कोई हमारा कोई डॉक्टर आके कुछ ऑपरेशन कर रहा है या और कुछ चल रहा है? तो देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम डॉक्टर को तो लाएंगे नहीं, है ना, यहाँ पर हम इकोनॉमी के ही ऑपरेशंस को चलाने वाले हैं। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बेसिकली क्या चीज होती है उसे समझते हैं। देखो जो गवर्नमेंट होती है ना वो उनकी जो है ना वेरियस सिक्योरिटीज काइंड ऑफ होती है, ठीक है, उनकी वी वुड से ट्रेजरी बिल्स हो गया ऐसा कुछ। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट की अगर किसी भी सिक्योरिटी को हमें खरीदना है तो हम जब चाहे तब नहीं खरीद सकते। इसका जो है मतलब ये है कि जब भी गवर्नमेंट उन्हें इशू करेंगी तभी हम उन चीजों को खरीद पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि नहीं आज मेरा मन हुआ तो आज तो मुझे खरीदना ही है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जब गवर्नमेंट इशू करेगी तभी हम खरीदेंगे ना। जो गवर्नमेंट है ना वो डायरेक्टली खुद सेल नहीं करती अपनी सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज जो है वो आरबीआई को दे देती है और फिर आरबीआई जो है वो सेल करती है वेरियस कमर्शियल बैंक्स को या फिर डायरेक्टली जनरल पब्लिक को भी जो है वो सेल कर देती है, ठीक है। तो अब जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेलिंग भी होगी और परचेसिंग भी होगी। ये नहीं कि सिर्फ सेल कर रहे हैं, सिर्फ सेल करने से क्या होता है, परचेस करने वाला भी तो कोई हो ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर उनकी जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें या तो सेल करते हैं या तो परचेस करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऑल राइट, हमेशा याद रखना आरबीआई और गवर्नमेंट जो है वो साथ में काम करते हैं इकोनॉमी को स्टेबल चलाने के लिए, ठीक है। तो दोनों की जो है ना वी वुड से कि एक गठबंधन है और वो दोनों एक साथ में जो है ना प्रॉपरली काम करते हैं। तो अब मान लो आरबीआई ने देखा कि इकोनॉमी में क्या हो गया, मनी सप्लाई ज्यादा है। क्या बोल रही हूं मैं, मनी सप्लाई ज्यादा है। ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग ऐसा है कि है बहुत सिंपल चीज लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इस चीज को समझो। मनी सप्लाई ज्यादा है तो अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई के पास में दो ऑप्शन है, ईदर इट कैन सेल और ईदर इट कैन परचेज। अब इन दोनों में से क्या चीज की जाएगी, मनी सप्लाई को कम करना है, मतलब कि लोगों के पास में जो कॉइन्स एंड करेंसी है उसे कम करना है, तो आरबीआई सेल करेगी या परचेज करेगी। आप ये समझ लो कोई भी कमोडिटी जो है उसे सेल या परचेज की हम बात कर रहे हैं। नाउ हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने जो है बोला होगा कि मैम वो परचेज करेंगी, लेकिन परचेज नहीं करेगी। फॉर ऑल दोस्त जिसने ये दिमाग लगाया कि नहीं सेल करेंगी, तो वो जो है सेल करना इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों जो है ये हुआ है ये समझो। मान लो कि आरबीआई ने जो है कोई भी ट्रेजरी बिल वगैरह सेल किया है, तो उसकी वजह से जब आरबीआई इसे सेल कर रही है तो लोगों के पास में वो ट्रेजरी बिल गया,
लेकिन जो लोगों के पास मनी है वो कहाँ चला गया, लोगों के पास से जो मनी है वो चला गया आरबीआई के पास में। फ्री में थोड़ी ना दे रही है, वो सेल कर रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वी नीड टू मेक पेमेंट्स। मेरे पास में 10,000 रुपए थे और जो है आरबीआई ने कोई ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू किए हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू किए हैं, तो मैंने बोला यार चीज अच्छी है, मौका है अभी हमारे पास में, मैंने 8,000 के बिल्स खरीद लिए, मेरे पास से 8,000 मनी चला गया, अब मैं कितने स्पेंड कर सकती हूँ 2,000, पहले मैं कितने स्पेंड कर सकती थी 10,000, ठीक है। तो मनी सप्लाई, अगर मैं मेरे इंडिविजुअल का बोलूं तो मेरे पास मनी सप्लाई कम हो गया, ऑलराइट। तो सेम वे में पूरी इकोनॉमी का जो मनी सप्लाई है जो कि ज्यादा हो रखा है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ऑल राइट। अब आप बोलोगे मैम क्यों जो है हम इसे सेल, हम जो है ये चीजों को खरीदेंगे या ये वो, तो सिंपल सी चीज है कि अभी आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन फॉर दैट टाइम जब भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट करोगे या अगर आप किसी से भी मिलो जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है, तो वो लोग आपको यही बोलेंगे कि यस दे विल लाइक लव टू they will love to invest in the government security because जो government security होती है वो secured होती है, ठीक है। वहां पर हमें भरोसा होता है कि यहाँ पर जो है हम नुकसान में नहीं जाएंगे, इसलिए हम उन्हें खरीद लेते हैं। अब ये जो है ना टर्म्स को याद रखना, सेल और परचेज कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रही है। तो सेंट्रल बैंक बन के सोचना, ये नहीं कि आप अपने आप को ले लो कि नहीं नहीं मैं सेल करूंगा तो मेरे पास तो पैसे आएंगे, ये वाला नहीं लेना है। सेल और परचेज कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रही है। तो अगर सेंट्रल बैंक सेल करती है तो मनी किसके पास में जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास में जाएगा। हमारे पास में मनी कम हो गया है, दैट मींस इकोनॉमी में मनी कम हो गया है, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। नाउ फॉर द टाइम बीइंग जब जो है आरबीआई को लगेगा कि नहीं इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है एंड उन्हें मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे, वो परचेज करेंगे ये जो वेरियस सिक्योरिटीज हैं उन्हें, ठीक है। वो इन्हें परचेज करेंगे, तो वो भी फ्री में परचेज नहीं करेंगे, आरबीआई जो है वो हमें इसके अगेंस्ट मनी पे करने वाली है। तो ये मनी अल्टीमेटली आया कहां पर, इकोनॉमी में, एंड दैट मींस कि ये जो इकोनॉमी में आया है तो इट मींस कि वो जो मनी सप्लाई है उसे इंक्रीज कर देगा। तो अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो आरबीआई सेल करेगी सिक्योरिटीज को, और अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई परचेज करेगी सिक्योरिटीज को, ऑल राइट। So open market operation refers to buying and selling of government securities by the central bank from or to the public and commercial bank. RBI is authorized to sell or purchase treasury bill and government securities, ठीक है। Now sale of securities by central bank reduces the reserves of commercial bank, ठीक है। अगर सेल की गई है सिक्योरिटी तो जो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स है वो कम हो गए। यहाँ पर हमने बोला कि जनरल पब्लिक नहीं, चलो कमर्शियल बैंक को सेल किया, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के पास में जो कैश था वो कम हो गया। अल्टीमेटली अब कमर्शियल बैंक जो वो कम मनी को लेंड कर सकेगी, कम मनी अगर वो लेंड करेगी तो दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट and therefore decrease the money supply in the economy, ठीक है। Then उसके बाद में जो purchase of securities by central bank increases the reserves and raises the bank's ability to create credit, ठीक है। अगर सिक्योरिटीज परचेज कर ली जाए तो कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आ गया, ऑल राइट। अगर हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को अभी यहाँ से हटा दिया अगर हमने डायरेक्टली, तो हम बोल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आ गया और अब वो उस पैसे को खुद के पास रख के नहीं रखेगी, वो जो है उस मनी को लेंड कर देगी, तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ऑल राइट। देन उसके बाद में आते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट पर, जिसके बारे में हम पहले भी एक दो बार बात कर चुके हैं। So according to legal reserve requirement, commercial banks are obliged to maintain reserves. It is very quick and direct method for controlling the credit creation power of commercial bank, ठीक है। बहुत ही जो है डायरेक्ट और क्विक मेथड है जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है उसे कंट्रोल करने की। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट इज समथिंग जो कि मैंडेटरी है कि बैंक्स को सुनना ही पड़ेगा कमर्शियल बैंक की, सॉरी सेंट्रल बैंक की, ठीक है। अगर मान लो सेंट्रल बैंक बोल दे कि उनका जो एलआरआर है वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया बाय 10 बेसिस पॉइंट या बाय 1 बेसिस पॉइंट, सो दैट मींस कि उतना जो है रिजर्व कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा।
इन एनी केस वो जो है उस पर्टिकुलर जो भी डिफाइंड परसेंटेज है उससे कम रिजर्व मेंटेन नहीं कर सकती है, ठीक है, किसी भी केस में नहीं कर सकती है। ऑल राइट, तो वो एक कंपल्शन है, ठीक है। आपका जो एलआरआर होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो एंड द सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो कैश रिजर्व रेशियो है इसमें आरबीआई के पास में रिजर्व मेंटेन करना है, कमर्शियल बैंक किसके पास में रिजर्व मेंटेन करेगी, आरबीआई के पास में, और जो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है इसके अकॉर्डिंग जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व मेंटेन करेगी खुद ही के पास, ठीक है। सो सीआरआर की बात करें सो इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज of the net demand and time liabilities, ठीक है। demand and time liabilities are basically what? demand deposits, time deposits, जो कि हम अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वही चीज। so it refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by commercial banks with the central bank, and increase in CRR reduces the excess reserves of commercial banks and limits their credit creating power। अगर मान लो सीआरआर बढ़ गया, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो बैंक के पास में डिपॉजिट आया 10,000 का, ठीक है, मान लेते हैं सीआरआर जो है वो 4% है, तो 10,000 का 4% इज हाउ मच, 4,000। 4,000 बैंक्स को एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना है, और बाकी का जो बचा हुआ 6,000 है ये वो क्या कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं। अब आरबीआई ने देखा कि नहीं मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कम किया जाए। आरबीआई ने बोला कि अब जो है सीआरआर होगा 6%, ठीक है, डायरेक्टली 2% से इंक्रीज कर दिया और बोला कि अब जो है आपका जो सीआरआर है वो 6% होगा। तो अब कितना रिजर्व मेंटेन करना है, 6,000 का रिजर्व मेंटेन करना है। लेंड कितना कर सकती है बैंक, 4,000 लेंड कर सकती है। क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया, पहले वो 6,000 को जो है लेंड कर सकती थी, अब वो 4,000 मतलब 4,000 को ही जो है क्या कर सकती है, लेंड कर सकती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्रेडिट क्रिएटिंग पावर जो है वो कम कर दी, इसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। अब मान लो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो इसका अपोजिट कर दो, पहले 4% था, अब मान लो कि यहाँ पर जो है 3% कर दिया, तो अब 3% करने से जो रिजर्व रखना है दैट इज ऑफ 3,000 एंड यहाँ पर लेंड कितना हो सकता है 7,000 का, ठीक है। तो अब जो है क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा और मनी सप्लाई भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाओ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पर। So it refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves, खुद ही के पास में रखना है, ठीक है। SLR is maintained in form of designated liquid assets such as excess reserves, government and other approved securities और current account balances with other banks, ठीक है। जो कैश रिजर्व रेशियो है ना ये मेंटेन किया जाता है कैश के फॉर्म में, लेकिन जो एसएलआर है ये मेंटेन किया जा सकता है कोई भी लिक्विड एसेट के फॉर्म में, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर चीज डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट है उसके फॉर्म में। ऑल राइट, कंसेप्ट सेम रहेगा जैसे सीआरआर में किया, अगर एसएलआर को बढ़ा दोगे तो जो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है वो कम हो जाएगी, अगर एसएलआर को कम कर दोगे तो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाली है दोनों में। ऑल राइट, देन उसके बाद में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, अगर आप कभी भी लोन लेने गए हो या फिर अगर कभी आपके पेरेंट्स ने लिया हो, कभी आपके रिलेटिव्स ने लिया हो, तो आप लोग एक चीज देखोगे कि हमें अगर लोन लेना है तो हमें उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ऑल्सो उसमें एक और चीज देखोगे कि जितने की सिक्योरिटी होती है उतना पूरा का पूरा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ लोन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज भी बिल्कुल जो है वहां पर क्लियर रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सिक्योरिटी लेकर गए 1 लाख की, ठीक है, तो अब जो है ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख की जो है सिक्योरिटी लेकर गए तो उस पर पूरा का पूरा लोन मिल जाएगा। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, इस पर हमें लोन ग्रांट हुआ है 80,000 का, ये जो डिफरेंस है इनके बीच में कितना आया 20,000 का, ये 20,000 जो है ना दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर 20,000 बोले तो 2 लाख का कितना चला जाएगा आपका 20% हो जाएगा ये। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 20% है। अब मान लो कि आरबीआई ये चाहती है कि अभी जो है हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई को और नहीं बढ़ाना है, ठीक है, दैट मीन्स डिस्करेज करना है बोरोवर्स को कि वो लोन ले, तो आरबीआई क्या करेगी इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को
बढ़ा देगी। आरबीआई ने बोला 40% विल बी द मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ एक जनरलाइज्ड मैनर में देखना, हम गए 1 लाख रुपीस की सिक्योरिटी लेकर और हमारा उसमें से जो 40% है वो तो मार्जिन रखा जाएगा, हमें लोन मिलेगा सिर्फ 60,000 का, तो क्या हम उस लोन को लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि जो है इतने मतलब इतना जो ज्यादा मार्जिन है वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, वो जो है वो चीज हमें क्या करेगी? डिस्करेज करेगी लोन लेने से। तो अल्टीमेटली हम लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। ऑलराइट, दैट मीन्स कम हो जाएगी। अब अगर मान लो आरबीआई चाहती है कि जो आपका मनी सप्लाई है उसे बढ़ानी है, तो आरबीआई ने क्या किया? इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया। आरबीआई ने बोला सिर्फ 10% इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। 1 लाख की सिक्योरिटी पर 90,000 जो है वो एक बोरोअर क्या कर सकता है? बोरो कर सकता है मनी को। तो अब ऐसे केस में जो बोरोअर्स है वो क्या होंगे? वो एनकरेज होंगे कि वो जाकर लोन ले, क्योंकि उनके लिए ये चीज क्या हुई है? प्रॉफिटेबल हुई है कि हाँ भाई उन्हें जो है अब कम मार्जिन जो है वो मतलब कि उनकी जो भी सिक्योरिटी उस पर कम मार्जिन रखा जाएगा और ज्यादा अमाउंट जो है वो लोन पर दे दिया जाएगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ाने से मनी सप्लाई कम होगी और मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करने से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ऑल राइट, so margin is the difference between the amount of loan and market value of the security offered by the borrower against the loan. If the margin fixed by the central bank is 40%, then commercial banks are allowed to give a loan only up to 60% of the value of security. ठीक है, अगर मान लो 40% is the margin requirement, तो सिर्फ और सिर्फ 60% जो है वो लोन दिया जा सकता है। एन इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। अ फॉल इन मार्जिन encourages the people to borrow more. RBI may prescribe different margins for different type of borrowers against the security of the same commodity. ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। ये क्या हुआ? एक काइंड से सिलेक्टिव जो है ना क्रेडिट कंट्रोल का मेथड हम बोल सकते हैं। आरबीआई प्रिस्क्राइब कर सकती है डिफरेंट मार्जिन डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर्स के लिए। जो बहुत नीडी बोरोअर्स है उनके लिए कम मार्जिन रख लिया, फॉर दी वेल्दी बोरोअर्स या कोई ऐसे बोरोअर्स जो कि हमें लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है तो उनके लिए जो है मार्जिन ज्यादा रख दिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में मार्जिन कम रख दिया, किसी एरिया में मार्जिन जो है वो ज्यादा रख दिया। तो इस वजह से आरबीआई डिफरेंट मार्जिन सेट कर सकती है डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर्स के लिए। मार्जिन इज नेसेसरी बिकॉज इफ अ बैंक गिव्स अ लोन इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी देन बैंक विल सफर अ लॉस इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो मार्जिन जरूरी क्यों है? उसके पीछे का रीजन ये है कि कई बार होता है कि हमने मनी बोरो कर लिया लेकिन हम उसे रीपे नहीं कर पाए, तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स है वो सिक्योरिटी रखती ही क्यों है? इसीलिए ताकि इफ इन केस अगर कोई बोरोअर मनी को नहीं रिटर्न कर पाए तो उस पर्टिकुलर जो भी सिक्योरिटी है उसे सेल आउट कर कर जो बैंक्स हैं वो मनी रिसीव कर सके। तो जो रिक्वायरमेंट्स या विविध से जो मार्जिन है वो इसलिए रखा जाता है कि अगर इन फ्यूचर जो भी सिक्योरिटी अगर उसकी प्राइसेस कम हो जाए, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाए तो जो बैंक है वो लॉस में ना जाए। ठीक है, इस चीज को पूरा हैंडल करने के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है वो मेंटेन किए जाते हैं। देन उसके बाद में आते हैं मॉरल सुएजन पर, जो कि हमारा जो है लास्ट कंट्रोलर रहेगा मनी सप्लाई का, दैट इज मॉरल सुएजन। दिस इज बेसिकली कि यहाँ पर जो आरबीआई है ना वो एडवाइस करती है, वो समझाती है कि देखो बच्चों ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, दैट मीन्स देखो सारी कमर्शियल बैंक्स को बताया जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर मैनर में जो है वर्क करना है। ऑलराइट, तो वो होता है आपका मॉरल सुएजन। यहाँ पर आरबीआई कोई भी जो है ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लाती है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि आरबीआई यहाँ पर थोड़ा सा परसुएजन वाला, दैट मीन्स जो है बातों से मनाने वाला जो काम है ना वो किया जाता है। यहाँ पर कोई भी पेनाल्टीज वगैरह चार्ज नहीं होती है, लेकिन हमें भी पता है कि अगर घर पर पापा ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं और वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए हैं और ऐसा बोला है मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी है, तो इतनी समझदार हम लोग हैं, इतने समझदार कि हम उसे मानेंगे ही। हम जो है उनके अपोजिट में वर्क नहीं करेंगे क्योंकि पता है कि भाई इनसे पंगा नहीं लेना है। सेम वे में कमर्शियल बैंक्स जो है वो आरबीआई जो प्रिस्क्राइब करेगी उसके हिसाब से ही वर्क करती है। ठीक है, भले ही आरबीआई ने वो कोई जो है ना फोर्स्ड चीज ना हो, लेकिन आरबीआई उसके हिसाब से ही वर्क करती है और वो उनका भी यही रहता है कि हमें आरबीआई से जो है ना कोई भी काइंड ऑफ जो है पंगा नहीं लेना है, उनके अपोजिट जो है वर्क नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर that central bank complies on the other bank in order to get them act in a manner in line with its policy.
मोरल सुएशन इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशंस, लेटर्स, स्पीचेस एंड हिंट्स टू बैंक, ठीक है, डिस्कशन के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू और बैंक्स को जो है हिंट दी जाती है, ठीक है। The Reserve Bank frequently announces its policy position and urges the banks to cooperate in implementing its credit policies. Generally, central bank succeeds in convincing the banks as it acts as their lender of the last resort, ठीक है। तो जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है वो आरबीआई ही है, तो आरबीआई की तो हमें सुनना ही है, ठीक है। सो हाउएवर नो प्यूनिटिव एक्शन इज टेकन इन केस दे डू नॉट फॉलो द एडवाइस और रिक्वेस्ट। ऑल राइट, सो दिस इज द मोरल सुएजन। तो इनके अगेंस्ट कोई प्यूनिटिव जो है, कोई पेनाल्टी या कोई भी काइंड ऑफ जो है ना एक्शन नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अब वो चीज पता है कि अब पापा ने बोला है तो सुनना ही है, तो वो चीज जो है वो सब लोग, सारी जो कमर्शियल बैंक्स है वो सुनकर ही चलती है। ऑल राइट, सो दीज वर वेरियस जो है आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स थे, एंड आई होप सो ये जो सारे टूल्स थे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं, एंड आई ऑल्सो होप कि सेंट्रल बैंक के जो सारे फंक्शंस हैं आप लोगों को क्लियर आउट हो गए हैं। सो विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट के एंड पर आ जाते हैं, और इस पार्ट के साथ साथ में इस चैप्टर के भी एंड पर आ जाते हैं। जो हमारा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के तरह और भी जो वीडियोस हैं ये आप लोगों को मिल जाएंगे हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, उस पर you can subscribe the channel and also do share the channel। इसके अपार्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप को, जहां पर आपको और भी एक्सटेंडेड फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कि आप लोग जो हो रियल टाइम इंटरैक्शन कर सकते हो यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूजिंग क्वेश्चन टैब्स, यू हैव लाइव पोल ऑप्शंस फॉर क्विज, ऑल्सो यू हैव द चांस टू विन स्कॉलरशिप्स थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इन सारे फीचर्स को अनलॉक करना चाहते हैं एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट डू यूज कोड साक्षी वी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स एंड जो नोट्स हैं उनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। आई होप सो ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। ये जो पूरा चैप्टर है हमारा मनी एंड बैंकिंग का, ये आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आ गया है। थैंक यू।